Bismillahirrahmanirrahim. My name is Irfan Amir. I'm from BSIR 7th semester. Today I have come with one vlog and that's going to be about Crimean War. इस जंग को यानी क्रीमियन वॉर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये वीडियो जो पार्ट 1 है और जो अपकमिंग वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्रीमियन वॉर को, हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डज Pan-Slavism mean, what were the interests of the participants in this war। जो कि पार्ट 2 होगी, जो वीडियो बनेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे immediate causes and results। So without wasting any time, let's get into it। It was a military conflict fought from October 1853 to Feb 1856। It was happened between Russia, Tsar Empire, and Ottoman Empire, yani Sultanate Osmania। But later the Great Britain, today presently हम इसको जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के नाम से, मगर उस टाइम ये एक इम्पीरियलिस्ट स्टेट हुआ करती थी जो कि बहुत बड़ी सल्तनत थी, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था। और आज यूनाइटेड किंगडम जो कि वो क्योंकि कॉलोनिस्ट या फिर कॉलोनियल स्टेट हुआ करती थी, ये एक मॉडर्न काइंड ऑफ स्टेट है। उसके साथ है फ्रांस जो कि अलायंस, ये दो ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस अलायंस में आए। अब हम बात करते हैं लोकेशन कि कहाँ या मतलब वो प्लेसेस, वो लोकेशन, वो जगह क्या थी जहाँ पे ये जंग लड़ी गई थी। तो इसमें आपके पास है क्रीमिया, और बल्कान और ब्लैक सी, बाल्टिक, पैसिफिक। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये आपका सल्तनत उस्मानिया है और उसके साथ यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं, और रशियन एम्पायर को देख सकते हैं यहाँ पे, ज़ार एम्पायर। सही है जी। तो ये क्रीमिया है, तो आपके सामने ये ब्लैक सी है। तो हम मज़ीद इसको डिटेल में इमीडिएट कोर्सेज में देख लेंगे कहाँ जगह वो जो उनके मिलिट्री वो फेस टू फेस आ गई थी, वो हम देख लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि ये जंग स्टार्ट कैसे हुई। तो जब 19th सेंचुरी में जब सल्तनत उस्मानिया को एक मतलब इट वाज कंसीडर्ड द सिक मैन ऑफ बॉस्फोरस, वो यूं कि क्योंकि वो इकोनॉमिकली इट वाज वीक और इट बिकेम वीक, रादर इट वुड बी बेटर टू से दैट। और उसके अदर प्रॉब्लम्स भी थी, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स भी उसको घेरे हुए थे। तो जो कि ज़ार एम्पायर जो कि उसको एक्सपेंड करना चाहती थी, इट वांटेड टू एक्सपेंड, और इसी वजह से ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, आप कह सकते हैं एक पूरी इट वाज अ गोल्डन चांस। तो उसने इसको अपने आप को आगे एक्सपेंड करते हुए बल्कान की तरफ मूव कर देना, इसी तरह मेडिटेरियन को भी उसके। तो ये क्या मतलब ये क्लैशेस कैसे आ गए? ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया के जो जगह थी, एम्पायर जो फैली हुई थी जो कि बल्कान स्टेट, उसकी तरह रशिया ने जब देखा तो ऑटोमन एम्पायर ने भी मतलब फील किया कि जंग की नीड है या फिर मुझे अपनी जगहों को डिफेंड करने जाना है। तो इसी तरह ज़ार एम्पायर, एक और पॉइंट ये कि ज़ार एम्पायर वहाँ पे स्टार्टेड टू एडवोकेट Pan-Slavism on the Balkans, which was contradicting the interests of the Ottoman Empire। ज़ार एम्पायर ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, आप कह सकते हो एक उस टाइम के मूवमेंट, और आप कह सकते हो प्रोपेगेंडा फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट, कि उसने जो स्लेविस्ट या पीपल थे उनको बताया कि आप पीपल एक नॉन स्लेविस्ट या फिर आपकी नेशन से नहीं है, आपकी रेस से नहीं है, वो कैसे आपको लीड कर सकता है। तो इसी तरह उसने कोशिश की, तो वहाँ से लोग उभरे और इसी तरह कुछ मतलब बातें होने लगी, लोग मतलब सोचने लगे। ये जो बातें थी
बल्कान्स में हो रही थी, और बल्कान्स उस वक्त ओटोमन एम्पायर के अंदर हुआ, मतलब इट वाज कंट्रोल्ड और इट वाज कंक्वर्ड बाय ओटोमन एम्पायर. सो ये एक साजिश कंप्लीटली इट वाज अगेंस्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, जो कि ओटोमन एम्पायर उसको फील किया और आगे मूव करने लगा. इसी तरह इनके बीच में ये आप कह सकते हो कि मतलब लर्जिशें और नफरतें, मतलब या फिर एक दूसरे को आंखें दिखाने के ये रीजंस स्टार्ट होने लगे. इस तरह क्रीमियन वॉर स्टार्टेड शुरू होती है रशिया's invasion of the Turkish Danubian principalities of Moldavia and Wallachia, जो कि आज जिसको हम जानते हैं रोमानिया के नाम से. Russians were considering themselves as the patron of the Orthodox Christians in the Holy Land, which used to be part of the Ottoman Empire. रशिया अपने आप को पैट्रन सरप्राइज ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस है उनका होली लैंड का वो कहता था कि वो लीडर और इट इज द पैट्रन. तो ये बात जो थी होली लैंड जो थी अंदर थी ओटोमन एम्पायर, इट वाज अंडर ओटोमन एम्पायर. तो ये जो बातें करने लगी थी इस बेस पे कि वो आगे ले ताकि होली लैंड को लीड करें, होली लैंड को टेक ओवर करें, होली लैंड को कंट्रोल करें, और वहाँ से ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस है उनकी जो सरपरस्ती है उसके लिए एक रोल प्ले करें. तो इसी तरह ये एक बात थी जो कि अगेंस्ट में जा रही थी ओटोमन एम्पायर. फ्रांस की क्या इंटरेस्ट, व्हाट वर द इंटरेस्ट ऑफ फ्रांस? फ्रांस हैड इंटरेस्ट to reestablish her status as a great power after shameful defeat of the Napoleonic force, and most importantly, French Emperor Napoleon III had been ready for a long time for a name for himself. अब हम simple language में ये कह सकते हैं कि Napoleonic force जो कि नेपोलियन बोनापार्ट जो कि मॉस्को को फतह करना चाहता था या फिर ज़ार एम्पायर को फतह करना चाहता था, उसको मतलब बहुत शेमफुल डिफीट हुई थी. इसको दोबारा से जो उनके थर्ड उनके एम्पायर थे मतलब जो फ्रेंच के, तो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसको, तो और भी फ्रेंच एम्पायर नेक्स्ट थर्ड एम्पायर थे वो चाह रहे थे कि अपनी जो एक स्टेटस जो एक एम्पायर ग्रेट पावर की जो स्टेटस उसको कैसे रीगेन किया जाए, रीस्टेब्लिश किया जाए. इसी तरह वो और उसके साथ वो अपने लिए भी एक टाइटल एक नेम बनाना चाहता था. काफ़ी अरसे से वो लीड कर रहा था फ्रेंच को. अब जो यूके ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, ये इसके इंटरेस्ट है कि किसी तरह रशिया को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आल्सो जब रशिया ग्रेट ब्रिटेन जब इम्पीरियलिस्ट स्टेट थी, जो एक सल्तनत थी, वो एशिया तक लीड कर रही थी, एशिया को भी कंट्रोल कर चुका था. तो एशिया में भी इनके बीच में रशिया और उनके बीच में ग्रेट गेम happening. It was happening. There was one great game which was happening between both of them, यानी ग्रेट ब्रिटेन एंड रशिया के बीच में. तो वो चाह रहा था कि किसी तरह रशिया के एक्सपेंशन को कंट्रोल किया जाए, रशिया को ताकत लेने से कंट्रोल किया जाए. तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेट ब्रिटेन to be an alliance, to be an ally of Romania, so that they can defeat Russian expansion. और जो कि सिंपली अब हम इसको थोड़ा अगर इसको नटशेल की तरफ ले जाएं तो सिंपली ब्रिटेन और फ्रांस के ये इंटरेस्ट है कि वो किसी तरह ओटोमन एम्पायर से मिल के मदद करके या अलायंस में जाके रशियन जो एक्सपेंशन है उसको कंट्रोल किया जाएगी वर्ल्ड. तो ये उनके इंटरेस्ट है. थैंक यू. नो आई एम साइनिंग.